जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम बादल फटने के बाद आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई श्रद्धालु बह गए हैं। अब तक 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। बादल फटने के बाद पहाड़ से आया सैलाब श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए 3 लंगरों समेत करीब 40 टेंट बहा ले गया है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अब भी दहशत बनी हुई है। आइए सुनते हैं हादसे की पूरी कहानी चश्मदीदों की जुबानी। हर आदमी वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, पर आर्मी वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और गुफा के पास से ही पानी इतना सैलाब बहा है कि काफी पंडाल बह गए हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे पहुँच गए आप? मुश्किल हम लोग तो रास्ते में बर्फ भी पत्थर भी गिरने लग गए थे, फिर मिलिट्री वालों ने रोक भी दिया था हम लोग, तब पानी बंद हुआ तो हम लोग निकाला है वहाँ से। एकदम मतलब आपको लगा कि मतलब आपने कैजुअलिटी भी शायद देखी होगी, इंजर्ड भी देखो, कैसा माहौल था? अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। कितने जने आप थे? हम लोग 11 लोग थे सर। 11 ही बेस कैंप पे बराबर आ गए वापस कि कुछ वहीं पे? नहीं, 11 लोग हम लोग आ गए, निकल आए, बस 5 मिनट 6 मिनट का ही अंतर है केवल, माती से ज्यादा नहीं। खौफ दहशत का माहौल? अरे वहाँ का माहौल बहुत खराब माहौल है। कुछ हमने सुना कि लंगर भी जो थे वो भी? जी लंगर बह गए, कुछ यात्रियों को कुछ पता ही नहीं कहाँ है, कुछ यात्री बॉडियां मिली हैं। वहाँ का दर्दनाक हादसा था, बहुत गलत हुआ है। तो लोग कितने थे वहाँ पे? यात्रा कितने थे वहाँ? यात्रा पर्याप्त बहुत थे आदमी था, कम से कम हमारे ख्याल से 15-20 हजार आदमी से कम नहीं होगा। उधर थे उस टाइम? हाँ आराम से, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो पहलगांव वाली रास्ते से भी काफी भीड़ चल रही थी और ये बालटाल से भी रास्ता ये वाली बहुत काफी भीड़ थी, थोड़ी बहुत ही भीड़ थी। ठीक है। अस्थाना अरविंद, यूपी हरदोई से हूँ। आप होली के पे गए थे? हाँ जी। तो हमने सुना कि 10 मिनट की दूरी पे जब आप थे तो ये डिजास्टर वहाँ पे हुआ। कैसा माहौल था वहाँ पर, क्या आपने देखा? बस बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब, समझने का मौका ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की राउटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2 4 6 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। तो कितने जने आप गए थे यात्रा? हम लोग 9 लोग यात्रा पे थे और सभी लोग हम लोग सुरक्षित हैं भोले की कृपा से। तो वहाँ से यहाँ तक आप कैसे आ गए? हम लोग वहाँ से यहाँ तक सभी लोग, प्रॉब्लम हो गई आपको यहाँ तक? क्योंकि प्रॉब्लम तो होती ही है लेकिन फेस करना भी पड़ता है। बाकी तो यहाँ फुल सपोर्ट हमको एनडीआरएफ की टीम ने और जो यहाँ के सोल्जर्स हैं सभी ने फुल सपोर्ट किया। यहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की कई सारी गाड़ियाँ कंटिन्यू राउंड अप कर रही हैं, जो कि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट, जिसको जहाँ जाना होता है बालटाल या पहलगाम, उसको बेस कैंप तक की छोड़ रही है। हम सभी लोगों को छोड़ा यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं किया। मौके पर देवदूत वन सेना के जवान लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए श्रद्धालु सेना को सलाम कर रहे हैं। हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ में समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सत दमन। बता दें कि शुक्रवार शाम 5:30 बजे आई इस प्राकृतिक आपदा में 45 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें डटी हुई हैं। भारतीय वायुसेना की तरफ से 29 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 9 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा प्राकृतिक आपदा के बाद फिलहाल स्थगित कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद इसे फिर से बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई तबाही से लोगों को बचाया ही जा रहा था कि अब जम्मू के डोडा में बादल फटने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, ये घटना शनिवार तड़के करीब 4 बजे ठठरी टाउन के गुंटी वन में हुई है। आप भी देखिए कुदरत के कहर का ये वीडियो।
आपको यह है कि डोडा में बादल फटने की इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बादल फटने से मलबे में कई वाहन और घर दब गए हैं। बादल फटने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा हुए मलबे में कई वाहन फंस गए हैं। पहाड़ी से पानी के साथ गिर रहे मिट्टी और पत्थर के कारण सड़क पर काफी मलबा जमा हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है और जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से सड़क पर जमा हुए मलबे को हटाने का काम जारी है। आपको बता दें, इससे पहले शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ के कारण कई लोग बह गए। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट होने के दावे कर रहा विपक्ष उत्तर प्रदेश में बिखर गया है। शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थीं। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास में डिनर था। योगी की इस डिनर पार्टी में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव भी मौजूद हुए। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे 2 बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने न बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने, मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया, तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। इसके साथ ही जनसत्ता दल के प्रमुख राजा भैया और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह भी इस डिनर पार्टी में मौजूद दिखे। इसे अखिलेश यादव और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डिनर पार्टी में शामिल होने पहुंचे जनसत्ता दल प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू का चयन बेहद जरूरी है। यही कारण है कि भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे दोनों विधायक उनका समर्थन करेंगे। दूसरी ओर द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने खुद फोन करके उन्हें मिलने के लिए कहा था। उन्होंने मुलाकात के दौरान हमसे समर्थन मांगा है। हम अब अपने विधायकों और नेताओं से बात कर इस पर फैसला लेंगे। दरअसल शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में अपने चुनाव के लिए समर्थन मांगने आई थी, जहां उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली एक महिला आपसे समर्थन मांगने आई है। अभाव के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। जनजातीय समाज के लिए आजीवन मैंने कार्य किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका समर्थन मिलेगा। आजादी के अमृत वर्ष में पीएम मोदी ने अगले 25 वर्षों की रूपरेखा तय की है। इसकी सफलता में यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए जनजातीय समाज की एकमात्र शक्ति के रूप में सर्वसम्मत चेहरा दिया है। इस निर्णय को न केवल एनडीए के घटक दलों ने सकारात्मक भाव के साथ स्वीकार किया है, बल्कि दलीय सीमाएं टूटती हुई दिख रही हैं। मुर्मू के नामांकन पर कहीं से नकारात्मक स्वर नहीं आए। यह गौरव का अवसर है। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में भाजपा गठबंधन दलों में निषाद पार्टी के 6 विधायक, अपना दल के 2 सांसद, एक
एमएलसी और 12 विधायकों का समर्थन पहले से ही प्राप्त है। अब द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के सुभाषपा के 6 विधायक, जनसत्ता दल के 2 विधायक और 1 एमएलसी के साथ बसपा के 10 सांसद, 1 विधायक और 1 एमएलसी और सपा के 1 विधायक का समर्थन मिल गया है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्हें वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल सहित कई अन्य दलों ने समर्थन देने का फैसला किया है। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो उनका राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। मुर्मू यदि राष्ट्रपति बनती हैं तो वह देश की पहली आदिवासी और सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के नूंह से आया है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिसने टीवी बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कथित तौर पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जीभ काटने वाले को 2 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। नूंह पुलिस ने बताया कि इनाम की घोषणा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गुरुवार को सलाह हेड़ी निवासी आरोपी इरशाद प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नूंह के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसे शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि प्रधान कथित तौर पर शर्मा की जीभ काटने पर पूरे मेवात की ओर से एक यूट्यूबर को 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर रहा है। वीडियो में व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है कि उसकी जीभ लाओ और 2 करोड़ रुपए ले जाओ, ऐसा करो और अभी रुपए ले जाओ। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर साझा किया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इसके बाद पुलिस ने प्रधान और अन्य लोगों के खिलाफ नूंह के नगर थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी ने बाद में अपने फेसबुक पेज पर भी इस वीडियो को अपलोड किया था। जीभ काटने का मामला सामने आने के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जो देश की शांति बिगाड़ना चाहते हैं उनको देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री अनिल विज ने इस मामले में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली थी और उसके बाद भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अब कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही सिंगला ने पुलिस के सोशल मीडिया सेल को यह कह दिया है कि भड़काऊ सामग्री जिले में ज्यादा प्रसारित न हो। लोगों से भी अपील की है कि वो सांप्रदायिक सामग्री को ज्यादा वायरल न करें। बता दें कि नुपुर शर्मा का मामला सामने आने के बाद धमकी देने का लगातार सिलसिला जारी है। कई लोगों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। इससे पहले भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर को पुलिस जेल भेज चुकी है, जिसने कहा था कि नुपुर शर्मा ने इस्लाम के नबी का अपमान किया है, जिससे दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। नवाब सतपाल ने नुपुर शर्मा की जीभ काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से काफी कंट्रोल में है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना से जंग अब भी जारी है। हर रोज कोरोना के नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में 18,840 नए कोविड मामले सामने आए हैं। साथ ही इन 24 घंटे के दौरान कोरोना से 43 व्यक्तियों की मौत हो गई है। ये मामले शुक्रवार की तुलना में कुछ ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश में कल के मुकाबले कोविड केस में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। कल यानी शुक्रवार को देश में 18,930 नए मामले दर्ज किए गए थे। इस दौरान 16,104 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हैं। अब देश में कोविड संक्रमित होने के बाद कुल 4,29,53,980 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वहीं कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,36,04,394 है। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोरोना से 43 मरीजों की मौत के बाद अब देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,25,386 हो गई है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है।
फिलहाल देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,25,028 तक पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में एक दिन में 2,693 मामलों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.29% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.51% है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.14% है, वहीं वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.09% है। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 198 करोड़ 65 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश भर में अब तक कुल 86 करोड़ 61 लाख कोविड टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 4,54,778 टेस्ट हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिन राज्यों से कोरोना के केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उनमें केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले केरल से सामने आए हैं। यहां 3,310 कोरोना के नए मरीज मिले, तो वहीं 16 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हुई और कोविड के 2,944 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में 2,950 और तमिलनाडु में 2,722 नए केस सामने आए, तो वहीं कर्नाटक में कोरोना के 1,037 नए मामले दर्ज किए गए। बीते कई दिनों से कोरोना के मामले 18,000 से ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे भारत में कोरोना की चौथी लहर की आशंका बनी हुई है। कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए राज्य सरकार चिंता में है। ऐसे में हमें कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।